हेलो फ्रेंड्स, आज से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल में स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें रोज़ एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू की प्रैक्टिस की जाएगी। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में अपने क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th की ज्योग्राफी से। पहला क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, और ये स्टेटमेंट काफ़ी कुछ सही लगता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेना है, पॉज कर लेना है, अपना जवाब दिमाग में सोच लेना है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स इज नॉट एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल विद एन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही तो लगती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज़ हुआ है तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आती है, कोई बड़ा स्टेटमेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वहाँ पे कोई ऐसा नॉट वर्ड या कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हिंदी में अगर पढ़े तो, तत्पश्चात बिग बैंग प्रक्रिया में एकांकी परमाणु में विस्फोट हुआ था, जिसे वृहत विस्तार हुआ। देन आफ्टर इन बिग बैंग थ्योरी द टाइनी बॉल, जो टाइनी बॉल बना था, दैट एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही लग रही है। डी स्टेटमेंट कहती है कि इवेंट of Big Bang took place in 12.7 billion years ago. Before the present, there was particularly rapid expansion within the fraction of seconds after the Big Bang. Thereafter the expansion has slowed down. ये स्टेटमेंट बिल्कुल एनसीईआरटी से एज इट इज़ उठाई गई है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। ये 12.7 बिलियन ईयर्स नहीं था, 13.7 बिलियन से था। ठीक है, तो ऐसे भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उसको भी आपको ध्यान देना है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। इसके बाद में आती है लास्ट स्टेटमेंट, जो कि कहता है, बिग बैंग होने से आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया था। परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी सही लग रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही लग रही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी और डी स्टेटमेंट हमने जान लिया कि गलत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द फर्स्ट स्टेज, ये स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर बना था उसके स्टेजेस थे। ठीक है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर क्या होता है? प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर होता है कि जब पहले अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर, ऐसे ये अर्थ है तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर बना था, यहाँ पे वेरियस गैसेस होती थी, जो कि आज की गैसेस जो प्रेजेंट है उनसे डिफरेंट होती थी। जैसे कि पहले मीथेन, CO2 ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होती थी। ठीक है, अमोनिया, ठीक है, और H2 हाइड्रोजन और H2 वाटर वेपर भी था, लेकिन मीथेन वगैरह और CO2 ये बहुत ही हाई क्वांटिटी में थी। यही प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, जो कि बाद में ख़त्म हो गया था, इसलिए स्टेटमेंट ये सही लग रही है। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि इन द सेकेंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूटेड द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वॉज मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड आप हिंदी में भी यहाँ से ऐसे करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, फिर जनरल की स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी से ही उठाया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर थर्ड कहता है कि प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हुआ था। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही हुआ, अन्य पार्थिव ग्रहों पर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप जब ये स्टेटमेंट देखते हैं तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये सही है। ठीक है, ये बुक में है कि ये सही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अन्य जो भी अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, ठीक है, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए ये फिर नॉट वर्ड की वजह से गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा सारे ही प्लैनेट्स के साथ में हुआ था। ठीक है, जो भी उनका हीलियम और हाइड्रोजन का जो एटमॉस्फेयर था, अर्ली एटमॉस्फेयर था, वो सोलर विंड्स की वजह से वहाँ से लॉस हो गया था उसका। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट में आते हैं, ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दिस स्टार्टेड इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि पहले जो भी अर्थ के अंदर से जो गैसेस थी वो बाहर आई थी, रिलीज़ हुई थी। ठीक है, और इसकी वजह से जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है हमारा वो बना था।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही लग रही है। फिर आती है फिफ्थ स्टेटमेंट, आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, CO2, CH4 व अमोनिया कम मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन अधिक मात्रा में थी। वह प्रक्रिया जिसे पृथ्वी के भीतरी भाग के गैस धरती पर आई उसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है डी गैसिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा बुक में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट दिया हुआ है, जबकि फ्री ऑक्सीजन जो थी वो स्मॉल क्वांटिटी में थी, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में थी, नहीं। ठीक है, इसलिए ये इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर 6 कहता है लाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्री मॉडियल एटमॉस्फेयर के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप PDF अगर लेंगे तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत पृथ्वी में सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरा तलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि वहाँ तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जितना नीचे जाने के बाद में वहाँ माइनिंग करना उतना ही ज़्यादा टफ होता जाता है। ठीक है, ये बुक में भी दिया हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाता है और यही स्टेटमेंट में दिया भी है। सेकेंड कहता है कि साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर are working on the major projects such as deep ocean drilling project and integrated ocean drilling project. The deepest drill in Kola is in Pacific Ocean has so far reached a depth of 12 किलोमीटर। अब मैं बता दूँ ये स्टेटमेंट गलत है, और ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिया है, जबकि पैसिफिक ओशन की जगह यहाँ पे आर्कटिक ओशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ड्रिल है कोला कहाँ पे है? आर्कटिक ओशन में। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस फॉर्म अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ईजी टू असर्टेन द डेप्थ ऑफ सोर्स ऑफ सच मैग्मा। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा डीप माइनिंग करनी है वो उतना ज़्यादा कठिन होता जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे तो ईजी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये निश्चय कर पाना आसान होता है, जबकि आसान नहीं है तो कठिन होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। उसके बाद में आएगा फोर्थ स्टेटमेंट इनडायरेक्ट सोर्सेज फिजिकल कंडीशन ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, स्टडी ऑफ मीटियोर्स, सिस्मोलॉजी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर इमिटेड। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में ठीक है पूछा गया है इसमें, अप्रत्यक्ष स्रोत जो होते हैं। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये घनत्व, दबाव, तापमान, अलकापिंड का अध्ययन, भूकंप विज्ञान। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेज में आते हैं। और डायरेक्ट सोर्सेज में जो डायरेक्ट माइनिंग की जाती है जा करके, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस से जो भी मटेरियल बाहर आता है वो सारा डायरेक्ट मटेरियल में आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाता है। उसके बाद में फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज़ ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस नियर द इक्वेटर। द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है, वो पोल्स में क्या होता है? ज़्यादा होता है, इक्वेटर में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए सही हो जाती है। इसके बाद में सिक्स स्टेटमेंट कहता है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस सच एज इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटी एनोमली। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मान स्थानों में भिन्न होता है, ऐसे अंतर को गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण विसंगति हमारे पृथ्वी की पपड़ी में सामग्री के द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देता है। तो ये जेनरिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, किताब में बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है और ये आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा इस स्टेटमेंट भी कोई भी हेर फेर नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। तो जो भी हमने अभी ऊपर देखा उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाता है डी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का अवकेंद्र या फोकस
एवं भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपम होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे फोकस हाइपोसेंटर या फिर एपिसेंटर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती है, पी और एस। पी जो है वो तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, जबकि एस तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम से चलती है। तो ये आपको बता दूं कि दो तरीके की बॉडी वेव्स होती है। बॉडी वेव्स दो तरीके की होती है, पी और एस, जिसमें कि पी जो होती है उनको साउंड वेव की तरह माना जाता है, कि साउंड वेव की तरह होती है। फिर जो एस वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स जिनको कहते हैं, वो उनके बारे में पहले तो वो लाइट वेव की तरह उनका प्रोपगेशन होता है। दूसरी चीज़ है कि वो सिर्फ सॉलिड से पास होती हैं। पी वेव सारे ही मटेरियल से पास हो सकती है, लेकिन एस वेव जो होती है वो एस से सॉलिड, याद रखो कि वो सिर्फ सॉलिड से ही पास होती है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो कह रहा है कि हाउएवर एस वेव्स ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मीडियम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ सॉलिड से ही पास होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 कहता है द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सर्फेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड एज सर्फेस वेव। ठीक है, सर्फेस वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ये जानो कि ये अर्थ है, मान लीजिए। ठीक है, ये अर्थ था, ऐसे करके इसके सेंटर से कहीं पे भूकंप यहाँ पे बना ये। ठीक है, और ये ऐसे करके बॉडी वेव्स होती है जो कि अंदर अर्थ के प्रोपोगेट करती है। ठीक है, और फिर जब ये यहाँ आती है तो ये सरफेस वेव बन जाती है, और इसीलिए इनको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है जो भी यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो सिर्फ गलत थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यहाँ पे क्रस्ट के बारे में बात की जा रही है। आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि पहला स्टेटमेंट कहता है ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, द मीन थिकनेस, अब यहाँ पे थिकनेस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थिकनेस जो दी हुई है वो सही है। ठीक है, जो भी मीन थिकनेस ओशन क्रस्ट की 5 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेट होती है और कॉन्टिनेंटल की 30, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो थिनर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि क्रस्ट इज made up of heavier rocks having density of 3 gram per centimeter cube. This type of rock found in oceanic crust is called basalt. ठीक है, तो हमें पता है कि ओशनिक क्रस्ट जो थी वो बसाल्ट की बनी हुई थी। ठीक है, और जो भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ग्रेनाइटिक होती है। ठीक है, द मीन डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन ओशनिक क्रस्ट इज 2.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी टू द डेप्थ ऑफ। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ये मान लीजिए ये आपका अर्थ है, और ये आपको पता है कि ये कोर होता है, फिर यहाँ पे ये मेंटल होता है और ये क्रस्ट होता है। ठीक है, मेंटल को भी दो तरीके से डिवाइड किया होता है, अपर और लोअर। कोर को डिवाइड किया है आउटर और इनर में। ठीक है, और ये जो डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं ये एज इट इज़ बुक में दी हुई है, ये आपको याद होना चाहिए कि मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग एंड लेमन। ठीक है, अब जो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वो किसके बीच में होती है? क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक्सटेंड होती है मेंटल से। ठीक है, और जो यहाँ पे डेप्थ दी हुई है ना, ये बुक में ऐसी नहीं है, बुक में दी हुई है 2900 किलोमीटर्स, तो ये इसलिए स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाता है, लेकिन आगे जो दिया हुआ मैं बता देती हूँ कि तो क्रस्ट और जो ऊपर का अपर मेंटल होता है, इस पार्ट को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी द आउटर कोर इज इन सॉलिड स्टेट वाइल द इनर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। तो कोर के बारे में बात कर रहे हैं, जो आउटर कोर होता है वो सॉलिड स्टेट में, जबकि इनर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो आउटर कोर है ना वो तो लिक्विड स्टेट में, लेकिन जो इनर कोर है बिल्कुल सॉलिड स्टेट में, बहुत बिल्कुल, मतलब ये अर्थ का ये जो कोर है ये बिल्कुल सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। सो आज के लिए इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। रोज़ आपके पास में ऐसी वीडियोस आएंगी जिससे आप MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी थ्योरीज को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।